मेरा नाम राहुल है। मेरे साथ घटित हुई थी जब मैं केवल 18 साल का था। हमारी हवेली में मेरे दादा, मम्मी पापा और मेरी एक बहन रहती थी। मेरे पिताजी का नाम कमल, माता का नाम निर्मला और मेरी बहन का नाम शीला था। हमारा परिवार बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। हम लोग हमेशा खुश रहा करते थे। फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, किसकी नजर लग गई और हमारा परिवार तो जैसे बिखर ही गया। मैं अपने दादाजी के साथ चेस खेल रहा था। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। दोपहर के 12 बज रहे थे। दादाजी, मैंने आपको फिर से हरा दिया। देखा ना दादाजी, मैं कितना होशियार हूँ। हाँ बेटा, आके तो मेरे पोते जो हो। हाँ दादाजी, ये तो है। मेरी मम्मी की पीछे से आवाज आई, आइए आप सभी लोग खाना खा लीजिए। और हम सभी लोग खाना खाने चले गए। इसी तरह हमारा दिन बहुत ही अच्छे से गया। मम्मी ने खाना खाते वक्त हमें बताया कि हमारे घर में नई आया काम वाली बाई मनमोहिनी 21 वर्ष आने वाली है, क्योंकि जो पुरानी आया प्रिया 32 वर्ष थी वो पता नहीं कहीं गायब हो गई है। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा है। कनुप्रिया अपने बड़े भाई रमेश के साथ रहती थी। वो गांव से नौकरी करने के लिए शहर में आई थी, लेकिन उन दोनों का भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। हमारे घर में कुल मिलाकर 5 लोग काम करने वाले थे, जो कि बाहर और बंगले का काम किया करते थे। एक माली जिनका नाम रामू था, एक ड्राइवर अरविंद, रवि काका जो कि घर का खाना बनाया करते थे और छोटा मोटा काम भी किया करते थे, और मनमोहिनी जिनका काम झाड़ू पोंछा, साफ सफाई और खाना बनाना था। मनमोहिनी हमारे ड्राइवर अरविंद की बहन थी। मम्मी, प्रिया आंटी कहाँ गई होंगी? उनका पता तो चल जाएगा ना जल्दी? हाँ बेटा, जल्दी ही पता चल जाएगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे उसको ढूंढने में। हम पुलिस की मदद जरूर करेंगे। अरे मम्मी, आपको तो पता ही है मैं LLB की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी इस केस में पुलिस के साथ हूँ और जितने सबूत हो सके जुटाऊंगी। मम्मी ने बताया था कि मनमोहिनी आया आने वाली है, लेकिन वो नहीं आई। करीब 2 दिन हो गए थे और ये उस समय की बात है जब लोगों के पास ज्यादा फोन नहीं हुआ करते थे। हमने अपने रवि काका को मनमोहिनी के घर भेजा, तो वहाँ से पता चला कि मनमोहिनी की तबीयत सही नहीं है और वो अभी 2 दिन के बाद ही काम पर आएगी। वहाँ से पता चला कि मनमोहिनी दीदी अपनी माँ रज्जो के साथ रहती थी। 2 दिन बाद मनमोहिनी आया हवेली में आई। जब उन्होंने हवेली में कदम रखा तो उनको देखकर तो सभी के होश ही उड़ गए, क्योंकि वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और लगभग सभी लोगों को आकर्षित कर रही थी। उनकी आंखें काली और बड़ी, नाक तीखी और उनका रंग बेहद गोरा और कद करीब 5 फुट 4 इंच था। लगभग महल के सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि उनकी खूबसूरती सभी को आकर्षित कर रही थी। अरे तुम अब ठीक हो ना? तबीयत तो ठीक है? हाँ दीदी जी, मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। आप मुझे काम अच्छे से समझा दीजिए। मैं किसी भी तरीके की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से काम समझाती हूँ। मम्मी ने उन्हें किचन का सारा काम अच्छे से समझा दिया और वो अपना काम अच्छे से निपटा कर शाम को घर चली गई। मम्मी ने उन्हें कुछ खाने का सामान भी पैक करके दिया। उनका स्वभाव हम सभी को बहुत ही पसंद आया। ऐसे ही 15-20 दिन गुजर गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मैंने देखा कि मनमोहिनी दीदी किचन से रोते हुए निकल रही है। अरे दीदी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रही हैं? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। ये तो मैंने अभी मुँह धोया है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं रो रही हूँ। चलो, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आप नाश्ता कर लो। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है दीदी, मैं अभी नाश्ता करता हूँ। मैं उनको समझ नहीं पा रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था। फिर मैं स्कूल के लिए चला गया। कुछ दिन बाद मुझे बाद में पता चला कि उनके भाई अरविंद ने उन्हें उस दिन डांटा था। एक दिन तो मैंने उन्हें डांटते हुए भी देखा। जब मैं वहाँ गया तो मुझे देखकर वो दोनों साधारण से व्यवहार करने लगे, जैसे कि मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या बात थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। घर में कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मेरे पिताजी का व्यवहार भी बहुत ही अजीब सा होने लगा था, जैसे कि वो हमेशा हड़बड़ी में रहते हो, कुछ छुपाना चाहते हो। खैर, मैंने इन सब बातों को नजरअंदाज किया। एक रात मेरी दीदी शीला और मैं सो रहे थे। तब शीला दीदी को अजीब सी आवाज आ रही थी। रात काफी हो चुकी थी, करीब 2 बज रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया और हम दोनों वहाँ देखने के लिए गए कि आवाज किसकी है। आवाज हमारे बंगले के तहखाने से आ रही थी। मैं ज्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखता था, इसलिए मैं भी अपनी दीदी को चिढ़ाने लगा। अरे दीदी, आप तो कितना डरती हो, इतने बड़े हो गए हो आप और अभी तक डरते हो। अरे पागल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रात अंधेरी हो रही है, हो सकता है कि कोई चोर भी हो।
जब हम तहखाने के पास गए तो हमने देखा कि तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था। हमने जो चीज वहाँ पर देखी उसे देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। वहाँ पर काले रंग के बहुत सारे पुतले रखे हुए थे जिस पर किसी ने जादू का रखा था। वो खासकर आदमियों के पुतले थे। वहाँ पर जमीन पर एक बड़ा काला जादू का निशान बना हुआ था और साथ ही में नींबू और मिर्च और बहुत सारी तंत्र मंत्र वाली चीजें रखी हुई थी। मेरी दीदी मुझे मना करने लगी और कहने लगी कि आगे मत बढ़ो, लेकिन मैं हंसी मजाक में आगे चला गया। जैसे ही मैं उस पुतले को छूने की कोशिश करने लगा, अचानक से जोर की आवाज आई और मैं वहाँ बेहोश हो गया। कमरे में पड़े सभी सामान गिरने लगे। दरवाजा बार बार खुलने लगा और बंद होने लगा। किसी के चीखने की लगातार भयानक आवाजें आने लगी, जैसे कोई दर्द में तड़प कर चीख रहा हो। मेरी बहन भी वो चीख सुनकर डर गई। वो मुझे जगाने लगी। उसे पीछे किसी की परछाई दिखी और पैरों की आवाज सुनाई दी। कोई तहखाने के अंदर आ रहा था। उठो राहुल, उठो। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कौन है? कौन है वहाँ? इतने में मैं उठ गया और वो परछाई भी वहाँ से गायब हो गई। ऐसा लगा कि जैसे कोई वापस भाग रहा था। राहुल चल यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम वापस अपने कमरे में आ गए। पता नहीं मैं बेहोश कैसे हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। और अगले दिन सुबह शीला दीदी और मैंने मम्मी पापा को सारी बात बताई। सभी लोग मुझसे पूछने लगे कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी माँ मेरी बहुत फिक्र करने लगी और उन्होंने तुरंत वहाँ से सारा जादू टोने का सामान वहाँ से फिकवा दिया। 2 दिन बाद एक दिन मनमोहिनी दीदी बहुत ही अजीब सा व्यवहार कर रही थी। बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी वो। अचानक से दादाजी वहाँ आए और उनसे कुछ कहने लगी। मैं बहुत दूर खड़ा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दादाजी उनसे क्या कह रहे थे। मनमोहिनी दीदी की माँ भी वहाँ पर थी। वो उनसे कुछ कह रही थी। वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो लोग वहाँ से चले गए तो मैं दादाजी के पास गया। अरे दादाजी क्या बात है? वो आपसे क्या कह रही थी इतने गुस्से में? दादाजी कोई बात है क्या? बताइए, मैं आपकी मदद करूं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि उनको पगा थोड़ा ज्यादा चाहिए, इसीलिए वो गुस्सा कर रही थी, और कोई बात नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो बेटा, ये सब बातों में ध्यान मत लगाओ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 18 साल का हूँ, मैं भी बड़ा हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे भी मनमोहिनी दीदी कहीं न कहीं मन में अच्छी लगने लगी थी, लेकिन मेरा कुछ ऐसा वैसा विचार उनको लेकर कभी नहीं आया। बस पता नहीं क्यों उनकी सुंदरता मुझे बार बार आकर्षित करती थी। गर्मी का मौसम था। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल कर आया था। मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी और मैं नहाने के लिए चला गया। मुझे थोड़ी देर हो गई थी, इसीलिए मनमोहिनी दीदी मेरे कमरे में मुझे खाना देने के लिए आई। मुझे पता नहीं था कि कमरे में मनमोहिनी दीदी आई हुई है और मैं इस बात से बेखबर बाथरूम से बड़े आराम से निकलने लगा। और जैसे ही मैंने उनको देखा, मैं तो एकदम शर्मा गया। अरे दीदी, आप कब आए? अरे अरे शर्माओ मत, इतना तो चलता है। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, शर्माओ मत। उन्होंने अपने मुलायम हाथों को मेरे गाल पर रखा और शर्माते हुए मुझसे बोली, पागल, तुम बहुत अच्छे हो। वो बेहद खूबसूरत थी। मतलब कि उनका बोलने का अंदाज और चलने का अंदाज सब कुछ बेहतरीन था। ऐसा कौन होगा जो उनकी खूबसूरती का दीवाना ना होगा। अरे दीदी, आप ये क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं दीदी, वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी। मुझे अपनी बाहों में ले लो। पता नहीं उस दिन वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। मैंने एक बार उनको गले से लगाया, फिर मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं वहाँ से चला गया। मैं रात भर उन्हीं के बारे में सोचता रहा। पता नहीं क्या नशा सा हो गया था मुझे, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। एक दिन मैं और मेरी माँ बाजार गए हुए थे। उस दिन अरविंद भैया और दीदी दोनों काम पर नहीं आए थे। हमने रवीश काका से पूछा कि वो दोनों आज काम पर क्यों नहीं आए। अब तो काफी देर भी हो गई है। उन्होंने कहा कि उन दोनों की तबीयत खराब है, लेकिन वो दोनों कुछ दिनों तक काम पर नहीं आए। मैं मनमोहिनी दीदी के लिए बहुत ही चिंता करने लगा। घर में नई बाई भी आ गई थी, जिसका नाम रीता था। मैं बार बार अपनी मम्मी से पूछता कि दीदी कब आएगी, लेकिन मम्मी को भी कुछ पता नहीं था। कुछ दिन बाद अरविंद भैया, जो दीदी के भैया थे, काम करने के लिए आए। मैंने उनसे दीदी के बारे में पूछा तो उनसे पता चला कि दीदी अब यहाँ पर काम नहीं करेंगी।
क्योंकि वो गांव वापस चली गई हैं। उनको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो वहीं पर रहेंगी अपनी दीदी के साथ। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था कि दीदी को यहाँ पर अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। अगर बार बार मैं उनके बारे में पूछता तो सबको शक हो जाता। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो मैंने देखा कि दीदी मेरे कमरे में खाना लेकर आई थी। अरे दीदी, आप कब आए? आपके बिना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चिंता मत करो। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, लेकिन उनका बोलने का अंदाज कुछ बदल सा गया था। एक दिन जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो मनमोहिनी दीदी ने नाश्ता बनाकर मुझे दिया। मैंने जल्दी से नाश्ता खाया और वहाँ से जैसे ही मैं जाने लगा। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जा, रुक बेटा। अरे मम्मी, मैंने खा लिया है, मनमोहिनी दीदी ने बनाया था, मुझे देर हो रही है। ओके माँ, बाय। क्या? अरे सुन। मैं बहुत जल्दी में था, इसीलिए मैं वहाँ से जल्दी चला गया। मम्मी पता नहीं क्यों अचंभे में पड़ गई थी। इसका राज तो बाद में ही पता चलने वाला था। एक दिन जब मैं सोया हुआ था तो मैं बहुत ही हल्की नींद में था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्त्री मेरी छाती पर प्यार से हाथ फेर रही हो। मुझे लगा कि मैं एक प्यारा सा सपना देख रहा था। इस उम्र में ऐसे सपने आना तो मामूली सी बात होती है। उस समय रात के 3 बज रहे थे। चांद भी बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था और मैं भी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। मुझे हल्की सी आवाज आ रही थी, राहुल, उठ जाओ राहुल, मुझे देखो। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने मनमोहिनी दीदी थी, जो कि लाल रंग का घाघरा चोली पहन रखी थी। उनका चेहरा बहुत ही आकर्षित, गोरा, आंखें बेहद काली थी और वो मेरे पास मेरे बिस्तर में आई और मुझे प्यार से सहलाने लगी। मैं भी उसकी चमकीली आंखों में डूब गया और उन्हें प्यार करने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा इतनी कस के गला पकड़ रखा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और मैं डर के मारे वहां से भागा और बस भागता ही चला गया। अचानक से वो मेरे सामने फिर से आ गई और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मैं उस दिन बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे दादाजी मेरे सामने आ गए थे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं उस दिन इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दादाजी पता नहीं, वो मनमोहिनी दीदी मुझे मारना चाहती है, मुझे बचा लो। मेरे दादाजी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं एक भी नहीं सुन रहा था। मेरी हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी। वहाँ पर सभी लोग आ गए। अरे वहाँ कोई नहीं है, तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है बेटा? ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। मैं उनकी एक भी नहीं सुन रहा था। तब दादाजी को बहुत गुस्सा आया। अरे मनमोहिनी मर चुकी है, वो यहाँ कैसे हो सकती है? वो 5 दिन पहले ही मर चुकी है। लेकिन उनका हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल था। मेरे तो सुनकर बिल्कुल होश ही उड़ गए। अगर वो बहुत पहले ही मर चुकी है तो वो कौन थी जिसने मेरे लिए उस दिन नाश्ता बनाया और जो 2 दिन से मुझे दिखाई दे रही थी? इसका राज तो आगे ही खुलने वाला है।